जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे हिंदी का चैप्टर जो 3 है, भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नए अंदाज के सीरीज में होगा। ये नए अंदाज में तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए दोस्तों, इसका हम लोग फुल स्टोरी वीडियो कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके इसका फुल स्टोरी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, अच्छा से एकदम समझ में आए आपको ये क्लास। तो आइए अब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम ये PDF नोट्स ओपन करते हैं। देखिए अपने ये दोस्तों, देखिए मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। चैनल का नाम है रियल एजुकेशन क्लास 10th। ये जो जिस चैनल पर आपको कराया जा रहा है, तो सही ये देखिए हम लोग का टारगेट जो है, टारगेट 450 बैच है जो, ठीक है ना, 4 क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड कोर्स के फीचर्स जानिएगा। देखिए दोस्तों, कोर्स फीचर्स है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास PDF, डाउट क्लास, PDF नोट्स, गेस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल सेट। आपको 8 चीज़ का तैयारी कराया जाएगा। 8, ये तो 8 आपको है, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा जो आपको मतलब लगभग 10 फीचर्स, 8 to 10 आपको फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस क्लास सेशन में। तो आप अगर अभी तक PDF नोट्स नहीं लिए होंगे तो मात्र 49 रुपये में आपको PDF नोट्स पूरा दिया जाएगा, साल भर का क्लास 10th का। आप जाके ले लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का पढ़ेंगे वो क्या चैप्टर है, हिंदी सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे, चैप्टर का नाम है। ये रियल एजुकेशन क्लास 10th के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 85 398 71 728। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर SMS भी कर सकते हैं। हम आपको PDF नोट्स दे देंगे। आइए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। भारत से हम क्या सीखे, दारित नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था, हकर्स को, हेकल को, वारेन हेंगस्टन को या फिर विलियम जोन्स को। जो सोने का सिक्का 172 दारिस नामक सोने का सिक्का जो मिला था, वो किसे मिला था, वारेन हेंगस्टन जी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है, भारत कहाँ बसता है। पूछ रहा है भारत कहाँ बसता है। आपका ऑप्शन है दिल्ली के पास, गाँव में, शहरों में या फिर लोगों के मन में। तो दोस्तों, जो इसके लेखक है मैक्स मुलर, जो बताए हैं कि भारत गांव के लोगों में ही बसता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है। आपका ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के क्या है, मैक्स मुलर जी लेखक है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को उलाट दिया है। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, अमरकांत या फिर बिरजू महाराज, जिनका नाम है मैक्स मुलर जी या फिर फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, जर्मनी में, दिल्ली में या फिर छपरा में। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था दोस्तों, पटना में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु पूछा है, तो हम आपको बताया था दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, 18 फरवरी 1916 में, या फिर 12 दिसंबर 1961 में, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1907 में। हाँ तो दोस्तों, हम आपको बताए थे, ये आप सिर्फ 1900 ईस्वी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें 1900 वाला कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, कवि के लिए, नाइट के लिए या फिर डॉक्टर के लिए। कवि के लिए, नाइट के लिए, गायक के लिए या फिर डॉक्टर के लिए। जो जो नाइट होते हैं ना,
उनके लिए क्या किया गया था, मैक्स मुलर जी को बुलाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? वेदांतियों का कवि, वेदांती, पंडित, ज्ञानी या फिर विद्वान। तो जो मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद कहते थे वो वेदांतियों का वेदांती कहते थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1916 में, 1823 में या फिर 1824 में, 1819 में। मैक्स मुलर जी का जो जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? फेडरियल, डेविड, विल्हेल्म मुलर या फिर फर्नविस मुलर। तो हम आपको बताए थे जब समरी पढ़ा रहे थे तो उसमें पिता का क्या बताए थे? विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11, मैक्स मुलर को सर्वोदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण किस देश को मानते हैं? भारत, जापान को, श्रीलंका को, भारत को या फिर कनाडा को। तो ये भारत पे लिखे हैं तो किसको मानते हैं? भारत को ही मानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा के बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? संस्कृत में, लैटिन में, संस्कृत या फिर लैटिन, अंग्रेजी या फिर अमेरिकन। तो जो लिख रहे थे कौन सा भाषा था? लैटिन भाषा था। कौन सा था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लैटिन भाषा। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 को, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय से किया था? आपका ऑप्शन है लेप्सिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो वो जो किए थे वो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से किए थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, मैक्स मुलर ने हितोपदेश नामक अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया है? हितोपदेश जो उसकी पुस्तक थी उसे कौन से भाषा में वो कराए थे? तो अंग्रेजी में नहीं, हो गलत है, उर्दू में भी नहीं, जर्मन में भी नहीं, हाँ फ्रेंच में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो फ्रेंच भाषा था उसमें वो क्या कराए थे? हितोपदेश जो नामक पुस्तक था उसको भाषा को करवाए थे, अनुवाद कराए थे। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक विज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता को, ज्ञान को या फिर वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास को। जो वैदिक तत्व ज्ञान था, क्या था? वैदिक तत्व ज्ञान, उसको ही वो मानव सभ्यता का मूल स्रोत मानते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपका 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है ना। आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो इससे बनेगा वो इसी में से 15 इसी में से बनेगा। 100% गारंटी है दोस्तों। तो आप इसको कैसे भी करके पढ़ लीजिएगा और आप जल्दी से हमारा PDF नोट्स ले लीजिए। मात्र 49 रुपये में आपको PDF नोट्स दिया जा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है। मात्र 49 रुपये में पूरे साल भर का PDF नोट्स। आप यूट्यूब पे ही क्या कहीं भी जाकर खोजिए, आपको 49 रुपये में PDF नोट्स कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप जल्दी से ले लीजिए और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि 450 प्लस भी लाना है। 450 अभी से तैयारी में लगेंगे तब आके 400 प्लस आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम दोस्तों, तब अभी तक आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भारत समकासी का पाठ है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए इसके प्रश्न ये क्या हो गया दोस्तों, पहले तो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्लास करेंगे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर देखिए क्या हुआ। भारत को पहचान सकने वाली सृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान
होने पर यूरोपियन लोगों की ही अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ये यूरोपियन लोगों के लिए क्या है, वांछनीय है, क्योंकि भारत एक ऐसी समस्या का भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों के समस्याओं का निदान होता है। ये प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है? लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर लेखक ने बताया है कि जिसे भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों का अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में, नीतिशास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, उन्हें पूरा ज्ञान मिल सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। लेखक की सृष्टि से सच्चे भारत के दर्शक कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक बताए थे कि जो सच्चे भारत के लोग होते हैं वो सिर्फ कहाँ, गाँवों में होते हैं। गाँव में होते हैं, गाँव के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, बोली व्यवहार उनमें कूट कूट का दृढ़ता और भावना करुणा भरा होता है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शक भारतीय ग्रामीण जीवन हो सकती है। देखिए दोस्तों, हम बताए थे ना अभी, ग्रामीण में ही हो सकता है। भारतीय ग्रामस्य संस्कृत में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम करना, सहयोग के भावना ग्रामीण कूट कूट के भरा है, जिसमें प्रेम, स्नेह, सच्चाई, करुणा इत्यादि गाँव के लोगों में क्या है, कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए वहाँ के सच्चे दर्शक भारत के गाँव में ही मिलेंगे। ये प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट कीजिए। प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युग कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधानों की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों के लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? इसका आंसर है लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा एवं मुद्राओं को गला देने दुर्भाग्य दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विश्वास था। देखिए दोस्तों, जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा वो क्या 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों को वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं, उस सिक्कों को गला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता है, तो उन्हीं को क्या दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्घटना का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 6 भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन ग्राम लेखक ने क्या दिखाया है? लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीनीज के मध्य अवगमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापार अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है, जहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रहती है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है,
जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। ये 7 हो गया दोस्तों। और प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं हम। मैक्स मुलर ने संस्कृति की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 8 है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कैसे भी याद कर लीजिएगा अच्छा से, जिससे हम बता दे रहे हैं बहुत अच्छे से। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। क्या है? सुरक्षित है, अच्छे है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्रथिक और एग्लो सेक्सन जैसी ट्यूटनिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। ये दोस्तों इसके बारे में महत्व बताए हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत और प्रमुख लाभ क्या हुए। ये इसका आंसर देखते हैं। संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत और दूसरी भाषाएं जो भी है, उसके अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार क्या व्यापक और उदार बने। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। क्या हुआ दोस्तों? विकास हुआ। यहाँ पर बताया ना, विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति का संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया, जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। प्रश्न संख्या 10 से समस्त भूमंडल के सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ये तो 100% वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है 100% वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये 100% आज अभी से लिख लीजिए। आपका अभी 11-12 मतलब अभी 1 साल है ना बोर्ड एग्जाम, अभी लिख के रख लीजिए। आपका यही आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10 नंबर जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। एकदम वीवीआई है, वीवीआई 100% वीवीआई हम दे रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्ट उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। देखिए, जहां भारत एक ऐसा देश है जहां पे मस्तिष्क मतलब जहां पे लोग उन्नति किए और सर्वप्रथम साक्षात्कार हुए हैं, जहां जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं ऐसे समाधान ढूंढ निकाले। जैसे कोई भी समाधान हो, कोई भी काम हो, उसका समाधान ढूंढ निकाले हैं भारत के लोग, जो विश्व के दार्शनिकों के चिंतन का विषय है। ये विश्व के जो दार्शनिक है उनके चिंतन का विषय कि कैसे ढूंढ लेते हैं, यहाँ के लोग कैसे इतना तेज है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान और वातावरण का सानिध्य मिलता है, जो भूमंडलीय के अत्यंत अन्यंत्र नहीं है। ये दोस्तों भारत के बारे में बताए हैं मैक्स मुलर जी। बहुत इनका मतलब आभार है भारत पे, बहुत अच्छा विचार दिए हैं अपना। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं हम लोग। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक बोले हैं, किसको मतलब बोले हैं कि ये क्या है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा गया है, ऐसा कहना उचित है, लेखक का अभिप्राय क्या है। तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझा है, जानन एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवायुगतम अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्रदेशी को आज का सिकंदर कहना अति सुयोक्ति नहीं है, यह उचित है। यह क्या उचित है। प्रश्न संख्या 12 है। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है।
धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या मतलब, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर देखें। शायद ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, रुक जाइए दोस्तों 1 मिनट, ये जो 12 नंबर आपका क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शायद ये इस बार एग्जाम में आया था। ये भी क्वेश्चन भी आई है, मतलब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है इस बार 2025 में आ गया है, ठीक है ना। तो इसका कम चांस है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, पर हम जो आपको बताए हैं 2 क्वेश्चन वो भी जरूर आएगा, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर क्या है, 12 नंबर का आंसर देखते हैं। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से ही, पहले से ही धार्मिक का विकास करते आया है। यहाँ धर्म का वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरअस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार से भारत धार्मिक क्षेत्र में विकास का विश्व का आलोचित करने वाला एक महत्वपूर्ण, बहुत ही विकास करने वाला देश है। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। लेखक ने नीतियों का कथाओं के क्षेत्र में किस तरह की भारतीय आवेदन को रेखांकित किया है। आइए इसका आंसर देखते हैं। लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवी का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीतियों का कथाओं पूर्ण से परिचित की प्रवाहित रहे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानते हैं। भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने का उसे वास्तविक इतिहास मानते हैं, क्योंकि वही उस विषय की मौलिकता, उस विकास के उसी शाखाओं तथा जीवन मूल्य होता है, तथा उसके अध्ययन फलदायी होते हैं, मतलब लाभदायक होते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय नवधार को रेखाचित किया है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीतियों कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या प्रवाहित रही है, चलती रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्या समाधान की प्रतीक्षा में है। इसमें निहित समाधान की प्रतीक्षा में उन्हें वेट कर। लेखक ने एक उदाहरण लेकर बताया है कि शेर की खाल गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनान दार्शनिक प्लेटो क्रिस्टल में मिलती थी। प्लेटो की जो क्रिस्टल में मिलती थी। इसी तरह भारत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथा यूनान से कैसे जुड़ी है, यह एक शोध का विषय है। ये दोस्तों आपका 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप इसमें से आपका 2-3 तो मतलब 2-3 सब्जेक्ट देखिए दोस्तों। आइए इधर देखते हैं, हम बता देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। ये दोस्तों ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें से हम बता दे रहे हैं आपका 2 या 3 गो आएगा ही आएगा, और जो सब्जेक्टिव है उसमें से 2 गो, इसमें से 2 गो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये तो 2-3 नंबर हो गया ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आ गया। लगभग मिला के 6 या 7 मार्क्स आपका 6-7 मार्क्स आपका क्लियर करा दिए हैं हम दोस्तों। हम आपका हर एक चैप्टर वाइज आपका पूरा का पूरा क्लियर करा देंगे। 100/100 आपको
लाना है दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट में 100/100 आपका 450+ लाना चाहिए, आ जाना भी चाहिए दोस्तों। हम आपको बताएंगे जो आपका 31 तारीख को एग्ज़ाम आएगा ना, रिजल्ट आएगा ना, जो 2025 में बच्चे सब दिए हैं अपने क्लास से, उनका हम रिजल्ट दिखाएंगे। 400 450+ से रिजल्ट आएगा, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा प्लस से रिजल्ट आएगा। हम आपको लाइव क्लास करके दिखाएंगे कि हाँ अपने जो क्लास जो रियल एजुकेशन है उसके द्वारा कितने बच्चे पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट क्या क्या आया है। चलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।